नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ विराजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौतावाद के जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं रूसो, उनके बारे में। और रूसो का नाम जो है इस सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत दिए हैं उनमें जो हॉब्स लोग की कड़ी में ही तीसरे स्थान पर इनका नाम आता है। महत्वपूर्ण उन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की है और रूसो फ्रांस के बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं और प्लेटो की भांति उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ ही राजनीतिक विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को प्रस्तुत किया और उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया था। रूसो को स्वतंत्रता का प्रेरक भी माना जाता है तथा जो रूसो के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सभी जगह उसे बंधनों में या जंजीरों में जकड़ा गया है हुआ है उसको। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका जनक भी रूसो को ही माना जाता है। रूसो की जो फ्रांसीसी क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था रूसो का उनके फ्रांसीसी क्रांति पर। रूसो को जैकोबिनवाद का भी जनक माना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जो क्रांति है वो अनिवार्य तथा वह किसी भी साधन के द्वारा क्रांति की जा सकती है। उनके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी वो पशु के समान होता है। पशु के समान वो निरह तथा एक सरल स्वभाव का प्राणी व्यक्ति माना जाता है। रूसो के चर्चा उनके बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था जिनेवा में। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें प्रमुख रचनाओं में जो फर्स्ट डिस्कोर्स या प्रथम प्रवचन जिसका माना जाता है उसमें उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। साथ ही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और इसी पुस्तक में उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का पूर्ण प्रतिपादन किया है। और जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है उसी के बारे में उन्होंने किया है। इसके अलावा इमाइल और कन्फेशंस उनकी दो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। रूसो ने जो है हॉब्स और लॉक के दर्शन के बीच से, ऐसा लगता है कि वो हॉब्स से लॉक के दर्शन के बीच से गुजरते हैं, क्योंकि कहीं पर तो उन पर हॉब्स का जो है प्रभाव पड़ता है तो कहीं लॉक के विचारों से उनके विचार मिलते हैं। और कुछ जगह उनके विचार हैं वो उनके अपने व्यक्तिगत या मौलिक विचार भी हैं। जो उनके फर्स्ट डिस्कोर्स या जो प्रथम प्रवचन है जिसमें उन्होंने प्राकृतिक जीवन की जो संकल्पना प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने जो है वैज्ञानिक प्रगति की निंदा की है। उनका मानना है कि लोग वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने का जो सादा एवं नैतिक जीवन था और जो कलाएं हैं उनको नष्ट कर दिया है। साथ ही लेकिन आगे वो इससे अपना कुछ संशोधित करते हुए दूसरा जो प्रवचन लिखते हैं उसमें बताते हैं कि आदम समाज में जो जीवन सादा सुखी था, लोग मिलजुल कर रहते थे, अपने पराई का अंतर नहीं करते थे, किंतु यह अवस्था अधिक समय तक नहीं टिक पाई। तो हम जो रूसो के जो मनुष्य स्वभाव की बात करें, रूसो के जो दर्शन में उन्होंने किस तरह से मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या की है तो उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अच्छा, सुखी, चिंता रहित तथा शांतिप्रिय प्राणी था। वह प्रेम के साथ तथा सहानुभूति के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। इसलिए रूसो ने इसे भद्र पशु, एक आदर्श पशु की संज्ञा दी है मानव स्वभाव को प्राकृतिक अवस्था में। और प्राकृतिक अवस्था में जो रूसो ने वर्णन किया है उसके अनुसार इस अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक भावनाओं से मुक्त था, बिल्कुल स्वतंत्र था। उसका स्वरूप किसी के बंधन से मुक्त हर प्रकार के बंधन से मुक्त था तथा नैतिक और अनैतिक की जो भावनाएं थी उनसे भी दूर था, बिल्कुल निस्वार्थ, संपत्ति व परिवार से रहित और स्वर्ण युग की दशा में रहता था। जिसे रूसो ने एक आदर्श बर्बर शब्द का इसके लिए प्रयोग किया। आदर्श बर्बर यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें न कोई मतभेद है, न कोई किसी प्रकार की भावना, नैतिक अनैतिकता की कोई भावना है, कोई स्वार्थ नहीं है, संपत्ति व परिवार कोई का स्वरूप नहीं है। तो इस तरह से जो एक अवस्था का चित्रण किया है रूसो ने तो वो एक स्वर्ण युग की उसको मानते हैं और इसमें व्यक्ति जो है एक आदर्श बर्बर की तरह रहता था।
और रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति परमानंद तथा सुख की स्थिति में रहता है तथा रूसो ने इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के संघर्ष या पारिवारिक या निजी संपत्ति या स्वार्थ या कोई भी नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, तो इस तरह से जो स्वरूप था प्राकृतिक अवस्था का, उसमें रूसो ने उसे स्वर्ण काल उसे माना है, और जिससे विज्ञान ने धीरे धीरे आके उसको नष्ट कर दिया था। आगे रूसो ने जो है समझौते का कारण क्या बताया कि क्यों जब ये आदर्श बर्बर की अवस्था थी तो ऐसे क्या कारण उत्पन्न हुआ जिसके कारण जो समझौते की स्थिति उत्पन्न हुई। तो रूसो का मानना है कि जब ये प्राकृतिक अवस्था जो स्वर्ण काल था, जो नैतिक अनैतिकता की भावनाओं से मुक्त था, निस्वार्थ था, परिवार एवं संपत्ति के भाव से रहित था, तो इस अवस्था में धीरे धीरे जो परिवर्तन शुरू होने लग गया, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई और जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति का भी जन्म हो गया, यानी निजी संपत्ति का उदय हो गया, जिससे व्यक्ति के स्वार्थी बन गया, क्योंकि उसके पास जब उसने थोड़ी सी संपत्ति एकत्रित की तो उसके मन में और अधिक संपत्ति एकत्रित करने का भाव जगा, तो इससे क्या है कि वो स्वार्थी बन गया। और रूसो के अनुसार एक वे महत्वपूर्ण कोटेशन लिखते हैं कि संपत्ति संबंध जो सर्प था, संपत्ति संबंधी सर्प, उसने समाज में पैदा हो गया तथा मनुष्यों की सुख संपत्ति उसे गायब, जो सुख की संपत्ति थी सुख संबंधी, वो गायब हो गई। मनुष्य के समाज में जो संपत्ति रूपी जो सर्प पैदा हुआ, उससे जो सुख था मनुष्य का वो गायब हो गया, और निजी संपत्ति की वजह से व्यक्ति में एक आपस में जो मेल जोल के भाव था वो खत्म होने लग गया। रूसो के अनुसार जो व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के कारण लोगों में जो आपस में हिंसा और जो भेद कमी, निर्धनता का भेद, दास प्रथा, युद्ध आदि का उदय हुआ तथा प्राकृतिक अवस्था का धीरे धीरे अंत होने लग गया। वह रूसो यहाँ एक बात कहते हैं कि मनुष्य नागरिक समाज का प्रथम तथा वास्तविक संस्थापक था, जिसने एक भूभाग को घेर कर ये कहा कि ये मेरी भूमि है तथा अन्य लोगों ने उसके कथन पर विश्वास कर लिया। तो इस तरह से निजी संपत्ति का उदय होने लग गया। रूसो के अनुसार इस प्रकार जो व्यक्तिगत संपत्ति से उत्पन्न सामाजिक जो विषमता तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, इस विषमता तथा अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की कोशिश की गई और राज्य की उत्पत्ति उससे हुई, क्योंकि जो सभ्य समाज से विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य के दुश्मन उन्होंने माने हैं, तब उनका समाधान उन्होंने यही माना है कि मनुष्य को वापस प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि जो समाज की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको रूसो ने श्रेष्ठ अवस्था माना है, जब व्यक्ति आपस में प्रेम, सद्भाव, सहयोग और मिलजुल कर रहता था। तो और वो जो है वो स्थिति व्यक्ति की संपत्ति के उदय के कारण जो कलात्मक स्थिति वो समाप्त हो गई, और धीरे धीरे जो विज्ञान का उदय हुआ, तो विज्ञान के उदय होने से कारण व्यक्ति का जीवन कृत्रिम बन गया, उसमें जो प्रेम और जो एक सरलता का भाव था वो खत्म हो गया। इसलिए रूसो विज्ञान का विरोध करते हैं और एक आह्वान करते हैं कि हमें पुनः प्रकृति की ओर लौट चलना चाहिए, यानी प्रकृति की ओर लौट चलो का आह्वान वो करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि हमारा अज्ञान है, हमारा अज्ञान खत्म हो जाएगा तो और हमारी जो प्राकृतिक अवस्था लौट जाएगी तो हम पुनः स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो निजी संपत्ति का उदय हुआ था, और निजी संपत्ति के उदय होने से जो आपस में संघर्ष, अराजकता, विषमता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको दूर करने के लिए राज्य के विकास की बात की गई थी। और रूसो कहते हैं कि जो समझौता हुआ उस समझौते के अनुसार सभी मनुष्यों ने मिलकर आपस में एक ये निर्णय लिया, समझौता किया कि सभी व्यक्ति अपनी अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार तथा शक्तियाँ वो समाज को सौंप देंगे। तो इस समझौते के बाद जो निर्मित होने वाला समाज होगा वो समाज के अंग होने के कारण पुनः जो सामूहिक रूप से वो शक्तियाँ जो उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो उनका मानना था कि जो सामाजिक समझौता किया गया, जो उसमें सभी लोग अपने अधिकार जो सभी को समर्पित कर देते हैं, यानी संपूर्ण समाज को व्यक्तिगत अधिकार जो सभी को अपने अधिकार समर्पित कर देते हैं, और तभी समुदाय या राज्य का उद्भव हो जाता है। और ये निश्चित किया जाता है कि अब
जो समुदाय है वो सामान्य इच्छा से काम करेगा, व्यक्तिगत इच्छा से काम नहीं करेगा। और सामान्य इच्छा का अर्थ है कि जो मनुष्य की शुद्ध भावना है, अर्थात ऐसी इच्छा जो समाज के हित में हो, वो उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। और प्रभुसत्ता इसी समाज के पास रहेगी और इसी को लोक प्रभुसत्ता कहते हैं। इसमें समुदाय में राज्य और सरकार दोनों शामिल हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि रूसों का मानना है कि जब राज्य की उत्पत्ति होती है तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने संपूर्ण अधिकार, अपनी स्वतंत्रता, संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो संपूर्ण समाज को सौंप देता है। और जो संपूर्ण समाज को सौंपने के पश्चात चूँकि वो स्वयं उस समाज का अंग है तो वो सामूहिक रूप से फिर उसको प्राप्त कर लेता है। यानी कि पहले उसके पास जो व्यक्तिगत थी उसे सामूहिक रूप से प्राप्त उसको हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो व्यक्तिगत या विशेष इच्छा से कार्य न, यथार्थ इच्छा से कार्य न करके वो सामान्य इच्छा से कार्य करने लगेगा। और संपूर्ण समुदाय है उसके पास ही लोक सत्ता या लोक प्रभुसत्ता जो है कायम रहती है। और इसी समाज में राज्य व सरकार भी दोनों शामिल हो जाते हैं। और इससे जो शासन किया जाएगा वो सभी लोग एक साथ मिलकर बैठकर संपूर्ण सभी प्रकार के निर्णय लेंगे और सभी उन निर्णयों का क्रियान्वयन करेंगे। तो इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमें रूसों के दर्शन में देखने को मिलता है। तो जो नगर सभा समुदाय का रूप है वो बनेगी, जिसमें हर निर्णय सबके कल्याण के लिए हित के अनुकूल लिए जाएंगे। यदि किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, या विवाद स्थिति हो जाए, तो जो थोड़े से स्वार्थी लोग हैं लेकिन विवाद छेड़ देते हैं, लेकिन जो बहुत से लोग जो निस्वार्थी हैं उनकी संख्या यदि बहुत अधिक है, यदि बहुसंख्या है, तो बहुसंख्या के निर्णय को ही सामान्य इच्छा मान लेना चाहिए। इसलिए कोई राज्य कोई त्रुटि नहीं करता है। इसलिए लोगों का राज्य के विरोध का अधिकार रूसो नहीं देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब सभी लोग मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं तो जो निर्णय लिया जाता है तो सभी लोगों का निर्णय लिया जाएगा और वो निर्णय अंतिम होगा। उस निर्णय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि कुछ लोग उस निर्णय से सहमत नहीं होते तो जो बहुसंख्या होगी जो उससे सहमत होते हैं तो उनके निर्णय को सामान्य इच्छा मान लिया जाएगा, क्योंकि जो राज्य है वो हमेशा अपने आप में सर्वोपरि होता है और राज्य कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य इच्छा होगी, जो बहुसंख्यक की इच्छा भी हो सकती है, तो उस बहुसंख्यक की इच्छा को ही अंतिम मान लिया जाता है और उसका विरोध का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि राज्य कभी गलती नहीं करता है और राज्य का विरोध करने का अधिकार यहाँ रूसो किसी को भी नहीं देता है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब राज्य का निर्माण हो जाता है, सभी व्यक्ति मिलकर अपनी जो व्यक्तिगत जो इच्छा यथार्थ इच्छा उसको त्याग कर सामान्य इच्छा के रूप में समुदाय का अंग बन जाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो उसके पश्चात जो समुदाय के अंग के रूप में, जो सामान्य इच्छा के रूप में जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय अंतिम होते हैं और उन निर्णयों का विरोध करने का किसी को कोई अधिकार रूसो नहीं देता है। तथा सभी व्यक्ति जो है सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं तथा प्रत्येक नागरिक है वो उस राज्य का भाग होता है, उस संप्रभुता का हिस्सा होता है। इसलिए रूसो का जो सिद्धांत है वो लोकप्रिय संप्रभुता का आधार रखता है। लोकप्रिय संप्रभुता का शुरुआत में मानी जाती है, क्योंकि वो संप्रभुता का निवास जनता में मानता है जो सामान्य इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार जो रूसो ने अपने आदर्शवादी विचार रखे हैं वो ऐसा लगता है कि वो प्लेटो से प्रेरित उनके विचार हैं। जैसे कि प्लेटो का राज्य है वो आदर्श राज्य है, वो किसी प्रकार की गलती नहीं करता है। उसी प्रकार जो रूसो का समुदाय है जो जनता से मिलकर बनता है वो कोई गलती नहीं करता है, और क्योंकि नगर समुदाय का निर्णय है वो सबके हित में होता है और कानून के अनुकूल होता है और हर व्यक्ति को उसे मानना चाहिए। और जो नहीं मानेगा उसको पर रूसो का मानना है कि उसे बल प्रयोग करके मना लेना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक के साथ साथ तो सामान्य इच्छा है। क्योंकि रूसो का मानना है कि राज्य स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। इस तरह से रूसो ने राज्य की उत्पत्ति का आधार बताया है और वो राज्य है वो सामान्य इच्छा के रूप में जनता की अभिव्यक्ति के रूप में ही अपना निर्णय लेता है। और जो निर्णय लेता है उसका चूँकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, संपूर्ण जनता में प्रभुसत्ता निवास करती है,
तो इस स्थिति में एक सामान्य सा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि फिर जो निर्णय लिया जाएगा सामान्य इच्छा से, तो जो कानून लिखित होना चाहिए वह उसका लिखने वाला एक विशेषज्ञ होना चाहिए। रूसो का मानना है कि जो भी निर्णय लिया जाए वो लिखित कानून के रूप में होना चाहिए और लिखने वाला एक विशेषज्ञ होना चाहिए। इसलिए उनका मानना है कि उस नगर सभा में किसी एक ऐसे व्यक्ति को लिया जाए जो बिल की तरह जो निर्णय लिए जाते हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखे और जिन पर चर्चा हो, और इस चर्चा में जो वो व्यक्ति है वो सक्रिय रूप से भाग ले। उसको रूसो ने गुरु विधायक का नाम दिया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि रूसो ने जो गुरु विधायक है वो ही उसी को उन्होंने प्रमुख जो है एक क्रियान्वयक विधि विशेषज्ञ है उसको उन्होंने प्रमुख क्रियान्वयक के रूप में मान लिया है। इसलिए कोई आलोचक ये भी टिप्पणी कर सकते हैं कि जिस तरह प्लेटो का राजा सर्वशक्तिमान है और परम ज्ञानी है, उसी तरह का रूसो का जो प्रमुख गुरु विधायक है या जो विधि विशेषज्ञ है वो भी प्लेटो के राजा की तरह सर्वशक्तिशाली बन जाता है। तो हमें यहाँ पर रूसो के विचारों को उम्मीद है कि आपको स्पष्ट समझ आ गया होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो क्योंकि रूसो ने जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति की कल्पना की है वो उनका एक काल्पनिक आदर्शवादी विचार है, और उस विचार में जो सामान्य इच्छा है वो एक समाज की इच्छा के रूप में अंतिम रूप से कार्य करती है, और उसका विरोध करने का सामान्य इच्छा, क्योंकि जनता की इच्छा है, जनता के माध्यम से जो अंतिम रूप से निकल कर आई हुई इच्छा है, तो उसको विरोध करने का अधिकार रूसो किसी को नहीं देता है। और उस जो इच्छा है उसको लिखने वाला और गुरु विधायक के रूप में एक विधि विशेषज्ञ की रूसो कल्पना करता है। तो इस तरह से उन्होंने जो राज्य की जो सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है, जिनमें सबसे पहले है कि उन्होंने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया आदर्श रूप में, आदर्श परवर के रूप में, आदर्श जो भद्र पशु के रूप में उन्होंने जो मानव का जो चित्रण किया है वो पूर्ण रूप से हम उनसे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह उन्होंने शांति प्रिय प्राणी उसको बताया जो कि एक अच्छा सुखी व चिंता रहित व्यक्ति है, तो वो एक एकांकी चित्रण ही उनका देखने को मिलता है। प्राकृतिक अवस्था के जो उन्होंने आदर्श पशु का जो काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किए वो भी हमें संपूर्ण नहीं दिखता है, क्योंकि कोई जिस तरह से उन्होंने स्वर्ण युग बताया जो परम आनंद तथा सुख की स्थिति बताई है प्राकृतिक अवस्था में, जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति परिवार से रहित जो दशा उन्होंने बताई है वो एक सिर्फ कल्पना मात्र प्रतीत होती है। रूसो ने जो राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया है सामान्य इच्छा के माध्यम से, उसकी आलोचना भी ये कह की जाती है कि ये निरंकुशता को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि ये एक बार निर्णय लेने के पश्चात किसी व्यक्ति को इसका विरोध करने की अनुमति नहीं देती है सामान्य इच्छा का। तो इसके संबंध में माना जाता है कि हॉब्स ने जो अपने महाशासक को सर्वशक्तिमान बनाया अपने लेवियाथन को, उसी प्रकार रूसो ने बहुसंख्या को जो बहुसंख्या है उसको सर्वसत्तावादी बना दिया, जिसका विरोध करने किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए रूसो का जो उनका सिद्धांत है वह भी सर्वसत्तावादी है। गेटिल है अमेरिका के विद्वान, उनका मानना है कि यदि लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह द रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राज्य सर्वश्रेष्ठ है सामान्य इच्छा के माध्यम से बहुसंख्या के रूप में, तो वो सिद्धांत है उसका कोई उस इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उस राज्य का कोई विरोध नहीं कर सकता, जिस प्रकार की रूसो के लेवियाथन का कोई विरोध नहीं कर सकता। रूसो ने विज्ञान तथा प्रगति का विरोध किया है। उन्होंने जो प्राकृतिक दशा है, प्राकृतिक अवस्था है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना है, और प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा दिया है, प्रकृति की ओर लौट चलो, तो वो उस नारे में उन्होंने विज्ञान को मनुष्य के लिए कला और जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है उसका विरोधी माना है, और विज्ञान को उन्होंने उचित नहीं कहा है। तो ये भी उनका सिद्धांत उपयुक्त नहीं दिखता है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि राज्य किसी समझौते या कि आकस्मिक सिद्धांत के रूप में नहीं उत्पन्न होता है। राज्य का विकास ऐतिहासिक परिणामों के माध्यम से एक निरंतर विकास का परिणाम होता है। तो रूसो का ये सिद्धांत कि राज्य का सामाजिक समझौते के माध्यम से इसका उद्भव है, ये भी उचित ध्यान नहीं पड़ता है। धन्यवाद।